I'm Dr. Hema Bhasin, Associate Professor, Department of Zoology, BBT Government College, Chimanpura. I'm taking the class of BSc Part 3rd Zoology Paper 2nd. इसका चैप्टर है Concepts of Limiting Factors. अब अगर हम लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी इकोसिस्टम में जीवधारियों के वितरण और वृद्धि के लिए जैविक और अजैविक कारक उपलब्ध होने चाहिए। जैसे जैविक कारकों में हम पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, परभक्षी, परजीवी ले सकते हैं। ऐसे ही एबायोटिक फैक्टर्स में वाटर, लाइट, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ये तो बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। लिमिटिंग फैक्टर्स एनी फैक्टर एक्टिंग टू ऑल्टर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एनी फैक्टर दैट टेंड्स टू स्लो डाउन पोटेंशियल ग्रोथ इन एन इकोसिस्टम इज अ लिमिटिंग फैक्टर। कोई भी कारक जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पोटेंशियल ग्रोथ या विभव वृद्धि को कम करने का प्रयास करता है उसे हम सीमा कारक कहते हैं। अर्थात वो उस पारिस्थितिक तंत्र में अब उस पोटेंशियल ग्रोथ को कम करने का प्रयास करेगा। तो इसके बाद 2-3 जनों ने इस लिमिटिंग फैक्टर के लॉज दिए। एक तो थे लीबिग, जिन्होंने लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम दिया, और एक थे साइंटिस्ट ब्लैकमैन, और एक और थे साइंटिस्ट शेल्फर्ड। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, जिसको हम डेफिनेशन को देखें तो 19th सेंचुरी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जस्टिस वॉन लीबिग। उन्होंने ये लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। उन्होंने कहा कि इफ वन ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट, plant growth will be poor even when all other essential nutrients are abundant. या growth of plant is dependent on the amount of foodstuffs which is presented to it in the minimum quantity. अर्थात उन्होंने कहा कि पौधे की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में यानी कि कम से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद इस लॉ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिएंट्स। अर्थात कोई भी प्लांट की या एनिमल की ग्रोथ, उसकी ग्रोथ की दर या उसकी वृद्धि दर डिपेंड करती है उसके पास पाए जाने वाले पोषक तत्वों पे। इसे हमने कहा लीबिग का न्यूनतम नियम। इसी के साथ इस कंडीशन के साथ साथ ही एक और साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट जो ब्लैकमैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक फोटोसिंथेसिस पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने कहा इस लिमिटिंग फैक्टर में ही एक और फैक्टर जोड़ दिया जिसका नाम उन्होंने कहा कि एबायोटिक फैक्टर भी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं और 35 ग्राम क्लोराइड लेते हैं तो इससे 58 ग्राम NaCl बनता है। अब अगर यहाँ पे हम 500 ग्राम सोडियम को ऐड करते हैं इस 35 ग्राम क्लोराइड में तो क्या होगा? इसका मतलब क्या सोडियम क्लोराइड की मात्रा बदल जानी चाहिए? मगर नहीं, वो बदलती नहीं है और सोडियम क्लोराइड उतना ही 58 ग्राम्स ही रहता है, क्योंकि 35 ग्राम क्लोराइड का लिमिटिंग फैक्टर सोडियम की अधिक मात्रा का उपयोग नहीं करने देता। अर्थात 23 ग्राम सोडियम और 35 ग्राम क्लोराइड ही मिलके 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सिमिलरली पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, चाहे वो कितनी भी अधिक मात्रा में उपलब्ध क्यों नहीं हो। उनका प्लांट ग्रोथ के लिए उपयोग उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो हमेशा मिनिमम क्वांटिटी में भूमि में पाए जाते हैं। इसी के बेसिस पे लीबिग्स लॉ को और उनके कार्य का और फैक्टर्स के आधार पर 2 अन्य प्रिंसिपल्स भी बनाए गए।
अब इसको हम समराइज करें तो व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनड एज टू इट्स रैपिडिटी बाय अ नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर्स, द रेट ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। नाउ इसके साथ साथ जब दो सब्सिडरी प्रिंसिपल्स दिए गए लीबिग्स लॉ के साथ, तो ये जो दो सब्सिडरी प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम सहायक नियम भी कहते हैं, इनमें दो प्रिंसिपल्स आए। पहला था प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट जिसको हम कहते हैं स्थिर दशा का सिद्धांत, और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन यानी कि कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेडी स्टेट ये कहता है Liebig's law is strictly applicable only under steady state condition, that is when there is a balance between the inflow and outflow of energy and material। अर्थात लिबिग्स लॉ केवल उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में एप्लीकेबल होगा जबकि वहाँ ऊर्जा और पदार्थ के अंतर्वाह और बाहरवाह में संतुलन होगा। जैसे कि हम माने किसी भी लेक में एक कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है और वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। देयरफॉर इफ बैलेंस्ड और इन इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर से आ रही है, फॉर एन इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि लाइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वो भी अवेलेबल है बहुतायत मात्रा में और वो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर इफ सपोज वहाँ पे कोई तूफान आ जाता है और वहाँ पे उस पानी में, उस लेक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक ले आता है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा प्लांट्स का वो अफेक्ट होगा और ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट होगा और अन्य लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर। नाउ व्हाइल द रेट इज चेंजिंग, जब ये रेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी स्टेडी स्टेट नहीं है, वहाँ पे स्थिर अवस्था नहीं है, इसलिए कोई भी एक न्यूनतम घटक नहीं होगा जो उस पर कार्य कर रहा होगा। इसलिए ये रिएक्शन डिपेंड करता है उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, बहुत तेजी से चेंज होगी एंड विल यूज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टिल सम कॉन्स्टिट्यूएंट शायद कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लग जाए। इसी तरह से दूसरा प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरैक्शन जिसको हम कहते हैं कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी फैक्टर इज हाई इन द एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर ऑफ लेस नीड इज एब्सेंट, देन यूटिलाइजेशन रेट ऑफ द लेस नीडेड फैक्टर विल चेंज। अर्थात एनवायरनमेंट में किसी फैक्टर की कंसंट्रेशन अगर हाई है और सबसे कम नीड वाला फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंट है, तो सबसे कम नीड वाला फैक्टर उसकी यूटिलाइजेशन रेट जिसको हम कहेंगे उपयोगिता दर बदल सकती है। मैं वापस बोलती हूँ, अगर एनवायरनमेंट में किसी फैक्टर की कंसंट्रेशन हाई है और सबसे कम नीड वाला फैक्टर नहीं है, तो सबसे कम नीड वाले फैक्टर की उपयोगिता दर बदल जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले लें, अगर स्ट्रोंशियम बहुतायत में वहाँ पाया जाता है तो मॉलस्क्स जो कि कैल्शियम से शेल फॉर्मेशन करते हैं, अगर वहाँ पे स्ट्रोंशियम की अधिकता होगी तो वो स्ट्रोंशियम को यूज करेंगे शेल फॉर्मेशन के लिए इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिस कुछ प्लांट्स सूर्य की प्रकाश की अपेक्षा छांव में वृद्धि करते हैं तो उन्हें जिंक की कम आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे भूमि में जिंक की मात्रा जो होती है वो छांव की कम सीमाकारी होने की संभावना बताती है, बजाय उसके कि उसी दिशा में उसी पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश में सीमाकारी अवस्था हो। सो लिबिग्स लॉ तभी लागू होता है जब वहाँ पे स्टेडी स्टेट होगी या स्थिर अवस्था होगी और जहाँ पे फैक्टर इंटरैक्शन पाया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तीसरा लॉ जिसको हमने बोला शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। इन्होंने कहा कि हर फैक्टर, ईच फैक्टर ऑफ ए बायोटिक एलिमेंट has a maximum and a minimum level for each constituent population of a given ecosystem
and that between these points lies a range known as limits of tolerance। अर्थात न केवल बहुत कम मात्रा या अवस्था वरन उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी भी जीव के बने रहने के लिए या उसकी सफलता की सीमा बन सकती है, ये शेल्फिल्स ने कहा। अब अगर हम इसको इस तरह से समझें, इस ग्राफ की तरह से समझें, तो जनरली हम जब लिमिट ऑफ टॉलरेंस की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ टॉलरेंस हम किसी भी ग्रेडियंट के लिए ले सकते हैं। यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें पॉपुलेशन को वाई एक्सिस पे रखा है और ग्रेडियंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। ये जो ग्रेडियंट है ये टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सैलिनिटी भी हो सकता है। अब अगर हम मान लें हमने टेम्परेचर को रेंज मान के चला, एक ग्रेडियंट है, तो ये कहते हैं कि जब यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर होगा, से सपोज -20 होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ा, 10 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर यहाँ से ये 40 पे आ गया, ये 60 पे आ गया, और फिर उसके बाद फिर हाई होना चला गया, 60 पे आ गया, 80 पे आ गया। तो यहाँ पे ये ग्राफ ये बताता है जब बहुत ही कम टेम्परेचर होगा या बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएंगी, अर्थात वहाँ पे वो स्पीशीज वहाँ पे एब्सेंट होंगी। तो ये जो जोन है इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जहाँ पे कि वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगी इतना कम टेम्परेचर। ऐसे ही एक बहुत हाई टेम्परेचर भी होगा जब भी वहाँ पे स्पीशीज एब्सेंट दिखाई देंगी, क्योंकि वो भी ऐसा जोन है जहाँ पे कि वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। तो ये दो जोन हो गए, जोन ऑफ इंटॉलरेंस, एक तो बहुत कम होगा तब और एक बहुत अधिक होगा टेम्परेचर तब। परंतु जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनकी पॉपुलेशन की, उस एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन की लिमिट ऑफ टॉलरेंस भी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो जोन होगा वो वहाँ पे रह तो रहे होंगे, स्पीशीज पाई जाएंगी, परंतु वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में पाए जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। परंतु जैसे जैसे फिर टेम्परेचर आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पॉपुलेशन पाई जाएगी, परंतु फिर वो धीरे धीरे हाई की तरफ जाता जाएगा तो ये पॉपुलेशन कम होती जाएगी, और यहाँ पे फिर एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का जोन आएगा जहाँ पे कि ना ज़्यादा अधिक है ना ज़्यादा कम है, परंतु उनकी जो टॉलरेंस लिमिट थी उससे अधिक है, तो यहाँ पे भी लो पॉपुलेशन देखी जाएगी। इसको हम ऐसे समझे कि हर एक चीज़ का एक क्रिटिकल मैक्सिमम पार्ट होता है, ये वाला, और एक होता है क्रिटिकल मिनिमम पार्ट। तो इस क्रिटिकल मिनिमम और इस क्रिटिकल मैक्सिमम के बीच की जो रेंज होती है वो रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, जिसको हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस और ये अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, इससे ज़्यादा भी वो उसको सहन नहीं कर सकती स्पीशीज, इसलिए वहाँ पे स्पीशीज एब्सेंट होंगी। तो ये जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, अगर इस रेंज ऑफ टॉलरेंस से ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो जोन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, और उससे भी अधिक हो जाती है तो वो स्पीशीज डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अब आप देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक होता है स्टेनोथर्मल, एक होता है यूरीथर्मल। स्टेनो वर्ड हम यूज़ करते हैं जिनकी टॉलरेंस पार कम होती है या टॉलरेंस लिमिट कम होती है, नैरो होती है। यूरी हम इसलिए यूज़ करते हैं जब उसकी टॉलरेंस रेंज बहुत वाइड होती है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर की टॉलरेंस रेंज कम है तो वो एनिमल कहलाएगा स्टेनोथर्मल, अगर उसकी टेम्परेचर की टॉलरेंस रेंज ज़्यादा है तो वो कहलाएगा यूरीथर्मल। यानी कि स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल वर्ड का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम पानी के कॉन्टेक्स्ट में कहीं बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये स्टेनोहाइड्रिक है या फिर वो यूरीहाइड्रिक है, इसकी टॉलरेंस रेंज ज़्यादा है। इसी तरह से सैलिनिटी रेंज में अगर हम बात करते हैं तो अगर उनकी सैलिनिटी रेंज कम है तो हम उसको बोलेंगे स्टेनोहेलाइन, और अगर उसकी सैलिनिटी रेंज टॉलरेट करने की रेंज ऑफ टॉलरेंस अधिक है तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूरी हेलाइन है। सो दिस इज ऑल अबाउट शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, ना केवल बहुत कम पदार्थ या अवस्था परंतु उसकी बहुत अधिक मात्रा भी किसी भी जीव की सफलता पूर्वक रहने के लिए
एक सीमा बन सकती है। हर एक की एक क्रिटिकल मैक्सिमम और क्रिटिकल मिनिमम रेंज होती है। इसके बीच वाली जो रेंज होती है वो रेंज ऑफ टॉलरेंस कहलाती है। नाउ लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। अब आते हैं प्रिंसिपल्स जो कि लॉ ऑफ टॉलरेंस को सपोर्ट करते हैं या सप्लीमेंट करते हैं। इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है टॉलरेंस कैपेसिटी, या जिसको हम कहते हैं सहिष्णु क्षमता, यानी कि सहनशीलता की क्षमता किसी एक कारक के लिए विस्तृत सीमा भी बन सकती है और अन्य के लिए सीमा बिल्कुल कम हो सकती है। हर एक के लिए उसकी टॉलरेंस लिमिट अलग अलग होगी। जैसे हम अगर फिश की बात करें तो फिश ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो जीवित रह सकती है, परंतु पानी का लेवल कम हो जाएगा तो वो मर जाएगी। तो इसलिए उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी ऑक्सीजन और पानी दोनों के लिए अलग अलग होगी। इसी तरह सेकंड हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे, जिसको हम कहते हैं वितरण प्रणाली। सबसे अधिक रेंज ऑफ टॉलरेंस दिखाते हैं जो जीव, वह अधिक वितरित होते हैं। इसका मतलब वो जितना वितरण अधिक होगा उनमें टॉलरेंस लिमिट भी ज़्यादा होगी। जैसे हम रोडेंट्स की बात करें, जैसे चूहे हैं, इनकी टॉलरेंस बहुत सारे फैक्टर्स के लिए होती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर जगह, या ये कई जगह पाए जाते हैं। इनका वितरण हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब आता है थर्ड टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट का मतलब है सहिष्णु सीमा। सहिष्णु सीमा मतलब एक स्पीशीज के लिए कंडीशन एक इकोलॉजिक फैक्टर के लिए ठीक ना हो, मतलब ऑप्टिमम नहीं हो, और एक स्पीशीज के लिए कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं होंगी, तो एक इकोलॉजिकल फैक्टर वो लिमिट ऑफ टॉलरेंस रिड्यूस कर देगा दूसरे के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर, इसका मतलब विशेष परिस्थितियों में एक पारिस्थितिक कारक के लिए ठीक नहीं होगी अगर वो जाति विशेष की परिस्थितियां, तो दूसरे कारक के लिए भी सहनशीलता की सीमा कम हो सकती है। जैसे हम समझें कि अगर नाइट्रोजन लेवल पर अधिक पानी डाल दिया जाए, अगर हम मान लें सॉइल है और उसमें कम लेवल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, जबकि ग्रास के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। अब आते हैं हम जोग्राफिकल कंडीशंस पे, या जिसको हम कहते हैं भौगोलिक स्थिति और मौसम। सेम स्पीशीज में एक पारिस्थितिक कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर के लिए टॉलरेंस लिमिट और उपयुक्त सीमा भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार बदल जाती है। अगर भौगोलिक स्थितियां और मौसम डिफरेंट है तो उसकी पारिस्थितिक कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, उनकी उसकी टॉलरेंस लिमिट अलग हो जाएगी। फिर आता है फिफ्थ रिप्रोडक्टिव पीरियड, जो कि एक क्रिटिकल फेज है, यानी कि निर्णायक प्रजनन काल। जब भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्टिव पीरियड एक क्रिटिकल फेज में आ जाता है। नाउ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सारे एनिमल्स और प्लांट्स की सीड्स, एग्स, एम्ब्रियो, लार्वा एटसेट्रा में एज कम्पेयर टू एडल्ट हम देखें तो उनकी टॉलरेंस लिमिट कम होती है। एडल्ट ब्लू क्रैब लंबे समय तक क्लीन वाटर में रह सकता है, परंतु उसका लार्वा अगर उस पानी में रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता रिवर वाटर में। तो रिवर वाटर उसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो ये थे 5 प्रिंसिपल सप्लीमेंटिंग द लॉ ऑफ टॉलरेंस: टॉलरेंस कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, टॉलरेंस लिमिट, जोग्राफिकल कंडीशन एंड वेदर, और रिप्रोडक्टिव पीरियड एज क्रिटिकल फेज। नाउ अब हम अगर कंबाइंड कॉन्सेप्ट की बात करें लिमिटिंग फैक्टर में, तो कंट्रोल ऑफ दो तरह से हम इसको समझा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बाय दोज फैक्टर्स which are required in less amount and their quantity, variability and physical factors are critically affected। जिन मटेरियल्स की ऑर्गेनिज्म को सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है उनकी क्वांटिटी और वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता, फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट निर्णायक होता है। इसी तरह से organism is controlled by other component of the environment and its own limit of tolerance।
अर्थात एनवायरनमेंट के अन्य कंपोनेंट्स और स्वयं की लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस से नियंत्रित रहता है। अब आता है लास्ट में इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर का बनाता है और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। इसी तरह CO2 0.03% ऑफ एटमॉस्फेयर का फॉर्म करती है और ये कई हायर प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाती है। थर्ड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% ऑफ एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट करता है, पर ये अवेलेबल होता है कई प्लांट्स के लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में। नेक्स्ट आता है बायोजेनिक सॉल्ट्स। इन बायोजेनिक सॉल्ट्स को हम डिजॉल्व सॉल्ट्स कहें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिविंग फैक्टर होते हैं सॉइल और पानी में। दो तरह के बायोजेनिक सॉल्ट्स हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लेस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में आवश्यक होते हैं, अर्थात विच आर नीडेड इन लार्जर क्वांटिटी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम इत्यादि। और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन्स एट्सेट्रा। थर्ड आते हैं टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर is usually an important and very often limiting factor है। रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी करती है, किसी के लिए कम होती है और किसी के लिए अधिक होती है। फिर आता है लाइट। इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट नाउ डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटिटी, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे और लेंथ ऑफ द डे पे डिपेंड करती है। फिर आता है नेक्स्ट, उसका आता है वाटर, जो कि फिजियोलॉजिकल नेसेसिटी सारे प्रोटोप्लाज्म की होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटिंग टाइम फैक्टर सॉइल की, जो कि इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज फायर, विच इज द मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर with which is and has been for centuries a part of the normal climate in many of the terrestrial environments. So these are the most important some limiting factors: atmospheric gases, biogenic salts, temperature, light, water, soil and fire. This is all about the कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें हमने दो लॉज की बात करी, लिबिग्स लॉ और शेपर्ड्स लॉ और ब्लैकमैन्स लॉ। थैंक यू।